जब मारुति ने स्विफ्ट की इस 4th जनरेशन को लॉन्च किया तो लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इसका ये नया 3 सिलेंडर का इंजन पहले जैसे परफॉर्म कर पाएगा, क्या ये गाड़ी अब भी उतनी रिलायबल रहेगी इंजन वाइज, और क्या ये गाड़ी अब भी उतनी फन टू ड्राइव रहेगी। सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। गाड़ी को ड्राइव करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं गाड़ी के बारे में। सबसे पहले प्राइसिंग की अगर बात करें तो बेस वेरिएंट पेट्रोल के साथ कॉस्ट करता है 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि 6.49 लाख रुपए। ठीक है, ऑन रोड गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में लगभग आपको ये गाड़ी 7.28 लाख रुपये जो है ऑन रोड कॉस्ट करती हुई दिखेगी। डिस्काउंट ऑफर्स काफ़ी लगे हुए हैं और टू बी वेरी प्रिसाइज, जिस कस्टमर ने गाड़ी ली है उसने इसको ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा में लगभग 6.5 लाख के अंदर ही ले लिया, यानी कि एक्स शोरूम कीमत पे इस गाड़ी को उसने ऑन रोड उठा लिया, जिसमें कि एडिशनल वारंटी, एक्सेसरी, ये कुछ भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ गाड़ी का एक्स शोरूम, इंश्योरेंस एंड आरटीओ। ओके, सो ये था प्राइस। अब 6.5 लाख के अंदर अगर आपको ये गाड़ी ऑन रोड मिलती है तो ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो बन जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में, अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो तो। इसमें सीएनजी जो आते हैं वेरिएंट्स वो एलएक्सआई में नहीं आते, वीएक्सआई और जेडएक्सआई में आपको मिलेंगे। सो अगर आपको सीएनजी चाहिए तो फिर आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा उन वेरिएंट्स के लिए। आई थिंक कि 8.20 के समथिंग हो जाएगी आपकी वीएक्सआई सीएनजी की एक्स शोरूम कीमत। गाड़ी का डिज़ाइन देखो डिज़ाइन वाइज स्विफ्ट हमेशा से ही काफ़ी बढ़िया जो है दिखने वाली गाड़ी रही है, और अब की बार भी ये 4th जनरेशन स्विफ्ट काफ़ी अच्छी दिखती है। ये जो बढ़िया क्रीज लाइंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ओवरऑल जिस हिसाब का लुक बोनेट को गाड़ी को मिला है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट में हालांकि आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट से मिलेगी। लाइक आपके पास हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गए, देन अपने पास 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आएंगे बेस वेरिएंट से। आपके पास यहाँ पे सेंटर लॉकिंग और रिमोट की के फीचर भी बेस वेरिएंट से ही दिए जाएंगे। उसके साथ साथ पीछे आपको डिफोगर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर, पीछे वाली लाइटें भी एलईडी, ये सब चीज़ें बेस वेरिएंट से ऑफर की जाएगी। अब जो फीचर्स बेस वेरिएंट के हिसाब से, या फिर मैं कहूँ कि जो ज़रूरत के फीचर मिसिंग है, वो ये है कि गाड़ी के डोर हैंडल्स एंड ओआरवीएम बॉडी कलर नहीं आते, इंडिकेटर अभी भी फेंडर पे ही दिए जाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के फीचर नहीं है ओआरवीएम के लिए, ना ही आपके पास ब्लैक कलर के रिम है और ना ही इनके ऊपर कोई भी कवर है। इंटीरियर में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, कोई स्पीकर वगैरह के ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। और भी कुछ ऐसे फीचर्स है जिनकी बातें हम ड्राइव रिव्यू के टाइम पे करेंगे, तो मैं आपको एक मतलब एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि वो चीज़ें क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट सब जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 163 mm का गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और मेरे हिसाब से ठीक है, कोई भी रोड पे, अपने इंडियन सड़कों पे, गाँव वाले रास्तों पे आराम से गाड़ी चली जाएगी, कोई आपको परेशानी उससे नहीं रहेगी। पीछे से थोड़ी सी छोटी दिखने लगी है पहले के मुकाबले अगर बात करूं मैं स्विफ्ट को, बाकी ठीक है, दिखती अच्छी है, थोड़ी छोटी, थोड़ी सी ऐसे चौड़ी दिखने लगी है, बट ठीक दिखती है गाड़ी। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स वगैरह के फीचर्स हमने देख ही लिए। बूट स्पेस आप देख लो, आई थिंक 263 लीटर्स का गाड़ी में बूट स्पेस आता है। कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह के ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। हालांकि आपके पास पीछे वाले 2 हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। इनकी बातें भी करेंगे। चलो, ये तो हो गए फीचर्स की बातें और डायमेंशंस वगैरह की। अब एक बार सीटिंग स्पेस देख लेते हैं और फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। नाउ स्पेस वाइज देख लो, मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच और मेरे पास कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पे है। थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि जो फ्लोर है उसकी हाइट ज़्यादा है और मेरे पैर ऊपर चले जाते हैं। सेकंड चीज़ जो मेरे को परेशान कर रही है वो ये है कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये थोड़ा सा गाड़ी का नीचे की तरफ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा अंदर गड्ढे की तरफ बैठे हुए हो। बट आई थिंक कि सीट कवर अगर आप लगवा लेते हो तो उसके बाद ये मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा जो पीछे वाली सीट है ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है, स्पेशली ये जो चीज़ है ये आपको पूरा पकड़ के रखती है, तो वो अच्छी फीलिंग देता है ड्राइविंग के टाइम पे। ओवरऑल गाड़ी में जो एक फीचर और मिसिंग है वो है कि सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं आता ये बेस वेरिएंट में, तो मेरी हाइट वाले बंदों को बोनट नहीं दिखेगा। 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच वाले बंदों को
बोनेट विजिबल नहीं होगा, आपको पूरा टाइम वाइपर को देख के ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से आप लंबे हो तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हेडरूम डिसेंट है, हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है और हेडरेस्ट भी गाड़ी के ठीक है। ओके जी, सो ये है सामने वाली सीट। पीछे वाली सीट के बारे में बात करते हैं अब। आगे 5 फीट 6 इंच का बंदा बैठता है, ड्राइव करता है, तो पीछे कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है, डिसेंट है, ठीक है। यहाँ पे थाई सपोर्ट की कमी है, बाकी हेडरूम वगैरह सही है। हेडरेस्ट थोड़े से नीचे है, देखो मेरी हाइट के हिसाब से भी काफ़ी नीचे है, तो 6 फीट के बंदे के हिसाब से तो ये कोई काम के है नहीं। सारी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर आती है और उसकी वार्निंग वगैरह भी आपको MID में दिखती रहेगी। एंड फीचर्स के हिसाब से आपके पास अब बेस वेरिएंट से पावर विंडो के ऑप्शन आ गए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपको कोई भी लैंप नहीं मिलता, कोई भी चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिलती। कंप्लीट डोर जो है वो आपके ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, फैब्रिक का कोई यूज़ नहीं है। ड्यूल टोन में डोर नहीं आते, ना ही ड्यूल टोन में डैशबोर्ड आता है बेस वेरिएंट में। अब पीछे देखो 3 बंदे हैं हम। मोहित की हाइट है लगभग 6 फीट और कमल की हाइट है 5 फीट 7 इंच और मेरी 5-6 है। हेडरूम वगैरह आप पूरा देख सकते हो, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। 3 बंदे रिकमेंडेड नहीं है गाड़ी में बैठना। हाँ, बीच में एक बच्चा आप बिठा सकते हो, कंधे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। बाकी थाई सपोर्ट कैसी है? थाई सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है और अगली बार से मैं बीच में नहीं बैठूंगा। यहाँ ये देखो कोई भी हेडरूम तो सही है ना, 6 फीट के बंदे के हिसाब से भी हेडरूम सही है, बट ये साइड में यहाँ पे टिक सकता है जो चलो यहाँ पे तो बैठा 3 है। बंदे बैठे हुए हैं तो वो है ठीक है। तो ये है रिव्यू। एक दो चीज़ और जिनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। गाड़ी का ओवरऑल वेट जो है वो अभी घट गया है, 920 kg के समथिंग जो है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में वेट रहेगा। 920 किलो के आसपास की गाड़ी रहेगी। अब वेट में सेफ्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ जो है डिजायर ने प्रूव कर दी है कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके वो आई है। बट फिर भी गाड़ी के आप डोर खोलते हो, गाड़ी को आप ओवरऑल जब ड्राइव करते हो तो गाड़ी हल्की लगती है। वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके ड्राइविंग में ऐसा आपको बिहेव होगा कि एक हल्की गाड़ी में चला रहा हूँ। हालांकि इसके कम वेट का इसको एक बेनिफिट भी है, वो आगे चल के बात करेंगे, बट ओवरऑल गाड़ी हल्की लगती है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये जो डोर्स है ना इसके, ये एक बार में आपके बंद नहीं होते, आपको थोड़ा सा ऐसे पुश करना पड़ता है। लाइक देखो, ठीक, इसको आप ऐसे ऐसे करते रहो, बंद नहीं होंगे, जबकि इतना फोर्स इनफ रहता है गाड़ी के डोर बंद करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा दबा के जो है वो मारना पड़ता है। तो हाँ, ये है कुछ पॉइंट्स। उसके अलावा गाड़ी का डैशबोर्ड आप देखोगे तो थोड़ा सा मेरी तरफ टिल्टेड है, अच्छा लगता है। जब म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ लग जाएगा तो गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो ओवरऑल बढ़िया फील देगा। MID चेंज हो चुकी है, MID आप देखो तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया जो है अब ये फील आने लगी है। पहले क्या था कि RPM मीटर नहीं मिलता, सिर्फ 1 मीटर मिलता था, बट अब की बार ये भी अच्छी लगने लगी है। इन्फॉर्मेशन भी सारी दिखा देती है, डोर कौन सा खुला है, आपकी सीट बेल्ट कौन सी नहीं लगी हुई, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह क्या है, आपके गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है मैनुअल में, वो सब चीज़ें भी ये शो कर देगी। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से दिया जाएगा, साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप आइडल में ये भी आपको बेस वेरिएंट से दिया जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। माइलेज अब भाई आपको मिलेगी इसमें 24.8 यानी कि 24.8 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी पेट्रोल में आपको निकाल के देगी। CNG में तो 30+ है और इसके ऑटोमेटिक जो AMT ट्रांसमिशन है उसमें भी आपको 25.75, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा है मैनुअल के कंपैरिजन में। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये देखो 3 सिलेंडर का ना पता चल जाता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, और जो वाइब्रेशंस है वो भी आपको पता चलेगी। सिर्फ मुझे ही नहीं, पीछे राहुल बैठा हुआ है, राहुल भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई पीछे तक जो है वाइब्रेशन आती है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। आइडल में आपको वाइब्रेशंस मिलेगी गाड़ी के स्टीयरिंग पे, गाड़ी के डोर्स पे, ठीक है, सीट पे भी, तो वो एक कहीं ना कहीं डीमेरिट हुआ है। अब जो ये नया 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर Z सीरीज वाला जो इंजन है, इसमें पावर फिगर्स भी कम हो गए हैं। 82 bhp की पावर जनरेट करता है ये, और टॉर्क 111 के समथिंग का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। पिछली वाली के मुकाबले में पावर में काफ़ी ड्रॉप आया, लगभग 7 bhp तक का जो है वो ड्रॉप आया है। बट मारुति का कहना है कि इनिशियल जो है उसमें हमने टॉर्क को इंक्रीज किया है, तो आपको वो फील नहीं होगा पावर लैग किसी टाइप का भी। और वो चीज़ जब आप इसको चलाओगे ना तो आपको फील भी होगी कि उस टाइप का कोई भी लैग जो है वो फील नहीं होता गाड़ी के स्टार्टिंग गियर्स में। आराम से गाड़ी जो है वो उठ जाती है, आराम से जो है वो स्पीड पकड़ती है, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई भी किसी टाइप की भी जो है परेशानी नहीं होती, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरे आप 3 सिलेंडर इंजन देखते हो ना, लाइक टाटा के या फिर रेनो एंड निसान के, वो तो भाई बिल्कुल ही एक, ये मान लो आप, पता ही चल जाएगा आपको उठाते टाइम कि भाई पावर ही नहीं है गाड़ी में।
तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, उन वाले इंजन से कम आवाज़ जो है वो आती है और वाइब्रेशन भी उनके कंपैरिजन में कम आती है। चलाने में अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है, आराम से आप देखोगे तो इनिशियल गियर्स में काफ़ी अच्छी चलती है गाड़ी। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे फन टू ड्राइव वाली फील चाहिए तो वो भी बरकरार है, अभी भी इस स्विफ्ट में वो चीज़ बरकरार है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन इसके बाद क्लच का अगर आप देखते हो या फिर ओवरऑल जो आप गियर देखते हो वो काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी बढ़िया, एकदम स्मूथ है गाड़ी की क्लच, काफ़ी लाइट वेट है। दूसरा, गियर्स का तो पता ही नहीं चल रहा भाई कब दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चले जाएगी गाड़ी, बिल्कुल फील नहीं होती, ना कोई अटकन है, ना कोई जो है हार्ड जो है हार्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती किसी भी एंगल पे, वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ब्रेक बाइट्स जो है वो हमने चेक की, तो उसकी एक क्लिप देख सकते हो आप, 80 की स्पीड पे ये हमने चेक की थी, और ब्रेक भी काफ़ी स्टेबल है गाड़ी के, इधर उधर नहीं हिलती है। थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा दूर रुकती है, बट ठीक है, इस हिसाब से, इस सेगमेंट के हिसाब से वो सब चीज़ें भी अच्छी है। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, MID पे फोकस करो एक बार। ये जो है ना 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी 80 की स्पीड पे 5th गियर में 2000 RPM पे रहती है गाड़ी, इस वजह से माइलेज इसकी काफ़ी बढ़िया है। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, भगा भी रहे हैं, ब्रेकिंग भी कर रहे हैं, गड्ढे वाले रास्तों पे भी लेके जा रहे हैं, और ये 15.7 kmpl दिखाई जा रही है, जबकि इस कंडीशन में कोई और गाड़ी होती तो वो भाई माइलेज दिखाती आपको 11-12 की, बट ये अच्छी माइलेज दिखा रही है। थोड़ा सा भीड़ भड़ाके वाले रास्ते हैं। 5th गियर में 80 की स्पीड पे गाड़ी 2000 RPM के आसपास जो है वो लेती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गाड़ी 80 की स्पीड तक काफ़ी स्टेबल रहती है, एकदम रिलैक्स जो है वो आपको महसूस होने वाली है। हाँ, उससे ऊपर आप जाते हो 90, 100, 110, तो फिर 3 सिलेंडर की जो नॉइस है वो भी आपको आएगी। प्लस अगर उसके बाद आप एक्सेलेरेट करने की कोशिश करते हो तो उतना इनपुट जो है वो जनरेट नहीं करती है, आपको थोड़ा बहुत ऐसे फील होगा कि हाँ भाई गाड़ी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। उसके अलावा सब कुछ जो है वो बढ़िया है, तो डिसेंट अगर तरीके से आप चलाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। MID काफ़ी बढ़िया कर दी ना बेस वेरिएंट के हिसाब से, तो ये आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ें आपको करनी है और उसके बाद आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सस्पेंशंस की बात करें ना, तो सस्पेंशंस भाई बढ़िया है गाड़ी के। गड्ढे वाले रास्तों पे भी चला दी, अपने गांव में से लेके आया था मैं, पूरे रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं, काफ़ी अच्छे से निकल रही है गाड़ी, हर छोटे गड्ढे, हर ब्रेकर वगैरह को काफ़ी अच्छे से टैकल कर रही है। और पीछे भी लोग जो बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई सस्पेंशन अच्छे हैं, किसी तरह का ऐसे झटका किसी तरह की आवाज़ वो महसूस नहीं हो रही, ना कोई, हालांकि गाड़ी नहीं है बट फिर भी कोई किसी तरह की सस्पेंशन में आवाज़ वगैरह नहीं है, और अच्छे से गाड़ी चली जा रही है। 14 इंच के टायर अभी लगे हुए हैं, इसके ऊपर वाले वेरिएंट लेते हो आप ZXi प्लस, तो 15 इंच के आपको टायर मिलेंगे, उनमें भी राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। MRF के टायर है अभी के लिए, जो टायर चूज किए गए हैं वो भी बढ़िया है। अब देखो ये प्रॉपर गड्ढे वाला रास्ता है और इस पर भी आराम से देखो फर्स्ट क्लास जाती है, जितने भी अप एंड डाउन्स हैं उनको भी अच्छे से टैकल करती है गाड़ी। एक चीज़ और महसूस होती है कि जैसे गाड़ी को अपन उठाते हैं फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में नॉर्मल स्पीड पे, और आप थोड़ा सा एक्सलेट भी अगर कम करते हो तो गाड़ी थोड़ा सा ऐसी हिलती हुई आपको जो है नज़र आएगी, ठीक है, थोड़ा सा एक्सलेट करना पड़ेगा। रिवर्स जब लेते हैं तब भी ऐसा ही जो है फील होता है, थोड़ा सा हाई एक्सलेट करना पड़ता है, फिर आराम से जाती है। अगर आप मतलब बिल्कुल ही धीरे धीरे करोगे तो फिर ये हल्की हल्की डुक 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 ऐसे आवाज़ करती है, जैसे कुछ गाड़ी आफ्टर मार्केट CNG में आवाज़ करती है ना, वो टाइप की फील भी एक आई है। अब बात करते हैं भाई हैंडलिंग की। तो देखो जो पिछले वाली स्विफ्ट थी वो हैंडलिंग के मामले में काफ़ी जो है बढ़िया थी, लोग पसंद करते थे उसको, कट मारना, भगाना, ट्रैफिक में से इधर उधर लेके जाना, तो उस चीज़ में काफ़ी अच्छी थी वो। और ये वाली भी अच्छी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग ओवरऑल जो फीडबैक है वो काफ़ी बढ़िया है, आपको ऐसे वेट सा जो है स्टीयरिंग में स्टार्टिंग से ही लगेगा, और हाई स्पीड तक जो है वो काफ़ी वेट आ जाता है। आप अगर टर्न करोगे ना तो अच्छे से जो है ये अपनी जगह पे वापस भी आता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। कई गाड़ियों में क्या है कि लेट रिस्पॉन्स रहता है, मारुति की कई गाड़ियों में जो ऐसा फील होता है, स्पेशली ब्रेजा से भी अगर आप इसको कंपेयर करते हो, हमारे पास ब्रेजा है तो उससे अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक है इसका स्विफ्ट का ना, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। वो फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट ना कहीं अब भी आपको इस गाड़ी में नज़र आएगा। NVH लेवल में हालांकि थोड़ा सा सुधार हो सकता था, अभी जो रोड है देख लो पूरा बढ़िया रोड है, इसके ऊपर टायर की काफ़ी आवाज़ आ रही है,
थोड़ा सा हाई स्पीड में जाते हैं तो हवा की आवाज़ जो है वो भी आती रहती है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो उतनी बढ़िया फील नहीं होती। डोर्स जो है वो हल्के हैं, सीट मेटल जो है वो भी हल्का है, तो उस वजह से NVH लेवल कुछ खास जो है वो आपको नहीं लगने वाले। क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ। ट्रैवल भी ज़्यादा नहीं है, आराम से छोटा सा ट्रैवल है, ईजिली जो है वो शिफ्ट कर जाती है गाड़ी, बढ़िया फील होती है आपको। विजिबिलिटी वाइज ना थोड़ा सा एक ये बेस मॉडल है, तो इस वजह से जो सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये वाला भी थोड़ा एरिया ऊंचा लग रहा है, फिर अपने को बोनेट जो है वो विजिबल नहीं है, मेरी हाइट के हिसाब से भी है, तो वो एक हल्का फुल्का है। उसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। IRVM में काफ़ी अच्छी खासी विजिबिलिटी है। दैन अपने पास जो है अपने ORVM, ये भी ठीक साइज़ के हैं, हालांकि इनमें वो एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर आप वो आफ्टर मार्केट करवा लोगे तो थोड़ा बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। आफ्टर मार्केट में 2-4 चीज़ आप करवा सकते हो, जैसे ORVM हो गया, आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, फिर म्यूजिक सिस्टम हो गया, मतलब ये करवा लेनी चाहिए, काम की रहती है सारी चीज़ें। इसके अलावा तो भाई हाँ, माइलेज का बताएं तो माइलेज मैंने आपको बताया कि अच्छी दे रही है कंपनी। 24+ की जो है वो क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और AMT में 25+ जो है वो क्लेम करती है। यूज़र का कहना है जो इस गाड़ी को चला रहा है, हालांकि ये ज़्यादा चली नहीं है, तो भाई 18, 19, 20 के आसपास की माइलेज जो है ये आराम से कह रहा है निकाल देगी भाई सिटी में भी, तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरी आप देखते हो जैसे ब्लेनो अब आती है 4 सिलेंडर में, तो ब्लेनो आपको माइलेज देती है 17-18 की, और ये आपको उससे 2-3 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा की माइलेज दे देगी उसी सेम रूट पे जहाँ पे आप मतलब ब्लेनो को चलाओगे। तो वो मारुति का एक प्लस पॉइंट रहता ही है कि माइलेज इनकी गाड़ी हमेशा ही बढ़िया देती है। थोड़ा सा मैं आपको रेव करके दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हिसाब से जो है ये भागती है। ठीक है, तो आप कहीं भी आराम से, जब भी आप एक्सेलेरेटर पैडल पे प्रेस करोगे तो गाड़ी ईजिली जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। 3 सिलेंडर और कोई भी इंजन नहीं है जो इसके जैसा जो है परफॉर्म करता हो, तो मारुति है भाई। और नया इंजन आया, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं आई। इतनी अच्छी R&D टीम है, सब कुछ इतना बढ़िया है कि